हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोनगढ़ गांव में रहने वाला वसंत अपने ढाबे के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके हाथ में जो स्वाद था वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने में भी नहीं था। ऐसा उस गांव के सभी निवासियों का कहना था। सुबह से लेकर दिन के खत्म होने तक वसंत के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता। ये लीजिए भाई साहब, आपका राजमा चावल और ये आपका कढ़ाई पनीर और साथ में सलाद। आहा, क्या बात है भाई, क्या बात है। तुमने तो गांव के बाकी सभी ढाबों के दांत खट्टे करके रख दिए। हाँ वसंत भाई। अरे सच में इतनी स्वादिष्ट और इतनी बढ़िया काजू की बर्फी मैंने कभी नहीं खाई। और ये दही बल्ले, ओ हो, और तंदूरी नान, ओफ, मजा ही आ गया यारा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही मेरे ढाबे पर आकर पेट भर के खाना खाकर जाया कीजिए। मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी मिलेगी। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा ढाबा एकदम कमाल का है। यहाँ का खाना एकदम घर के खाने जैसा लगता है। वसंत अपनी छोटी बेटी चिंकी और बीवी बिंदिया के साथ रहता है। उसकी बीवी भी घर बैठे सिलाई का काम करती है। उसके पास एक छोटी सी सिलाई मशीन होती है। सिलाई के काम से कमाए गए पैसों से घर का खर्च निकल जाता है और जिस दिन बिंदिया को कोई काम नहीं होता वो वसंत का हाथ बटाने के लिए ढाबे में चली आती है। अरे आप आ गए, चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। आज आपकी पसंदीदा मसाला भिंडी बनाई है और रायता भी। बिंदिया, तुम वहीं बैठो और अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। मैं फटाफट सारे फुलके बना लेता हूँ। जैसे मैं दिन भर काम करता हूँ वैसे ही तुम भी दिन भर काम करती रहती हो, इसीलिए तुम आराम से अपना काम निपटाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितने अच्छे हो जी। आखिर पापा किसके हैं? एक दिन सोनगढ़ में एक अकेली औरत आती है जिसका नाम कामिनी होता है। कामिनी एक बहुत ही चालाक और निर्दयी औरत होती है। उसके इस व्यवहार के कारण उसे उसके परिवार वालों ने भी घर से निकाल दिया होता है। वो सोनगढ़ में एक किराए के मकान में रहती है और काम ढूंढ रही होती है, लेकिन निरंतर 1 से 2 हफ्तों तक काम ढूंढने के बाद भी कामिनी को काम नहीं मिलता। वो एक दिन बाजार में वसंत ढाबे वाले के ढाबे को देखती है। इस ढाबे में क्या सोने की रोटियां मिल रही हैं, जो सभी ने इतनी लंबी लाइन लगाई है। ये ढाबे वाला रोजाना, एक बात तो है, ढाबे से ढेरों पैसे कमाता जरूर होगा। क्यों ना मैं भी कोई ढाबा खोलूं। ढाबे के बिजनेस से बहुत ही पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन कामिनी कोई काम बिना चालाकी और बिना फरेबी के तो करती नहीं। कामिनी लालची होकर वसंत के ढाबे के सामने अपना ढाबा खोलती है, लेकिन वो हर एक व्यंजन वसंत से 50% कम दाम में बेचती है और इसीलिए अब सभी गांव वाले उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। अरे उस वसंत के ढाबे पर तो एक सादी थाली भी 50 रुपए की मिलती है, लेकिन यहाँ वही वेज थाली 20 रुपए में मिल रही है। ये ढाबा ही बेस्ट है भैया। हाँ भैया, तू एकदम सही कह रहा है। भाई साहब, मेरे मन में उस वसंत जितना लालच नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे ढाबे पर जो कोई भी आए पेट भर कर खाना खाए और चला जाए। पैसों का क्या है, पैसे आज हैं कल नहीं। अरे कितने नेक विचार हैं आपके कामिनी बहन। वाकई में गांव वालों की नजरों में उन्हें लग रहा था कि कामिनी सच में कम दाम में खाना बेचकर बहुत महान काम कर रही है, लेकिन उसके इस नेक काम के पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है और वो ये होता है कि वो अपने सभी खाने में हानिकारक सस्ते चीजों की मिलावट करती है, जिससे काम निवेश में वो अच्छे खासे पैसे कमाती है। और ये गया गंदा नाली का पानी और एक्सपायरी डेट वाला आटा और ये फूड कलर जिससे इस हलवे का रंग खेल उठेगा। लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं ना। सभी गांव वाले कामिनी के ढाबे पर जाने लगते हैं, जिससे वसंत के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आने लगते हैं। वो ये बात बिंदिया को बताता है। क्या कहा? लेकिन वो ढाबे वाली कम दाम में खाना बेचकर खुद का मुनाफा कैसे कमाती होगी? मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है जी। मुझे भी बिंदिया, वो लगभग मुझसे 50% कम दाम में खाना बेचती है। जब से उसने मेरे ढाबे के सामने अपना ढाबा खोला है तब से मेरे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो गया है।
और सभी सस्ता खाना खाने उसके ढाबे पर जा रहे हैं। वसंत को कामिनी पर अब शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके ढाबे पर कड़ी नजर रखने लगता है। कामिनी ये भाप लेती है कि वसंत को धीरे धीरे उस पर शक हो रहा है। ये वसंत तो 24 घंटे किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह मेरे ढाबे की रसोई पर नजर रख रहा है। कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? इसे मेरा राज पता चले उससे पहले मुझे इसका नामो निशान मिटाना होगा। इसे यहाँ से भगाना होगा। कामिनी अब ठान लेती है कि वो वसंत को वहां से भगाकर ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे गांव में लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और सबको फूड पॉइजनिंग होने लगती है। बिंदिया एक जगह सिलाई का ऑर्डर पूरा करके वापस देने जाती है, तभी वो देखती है कि उस औरत के पति को भी फूड पॉइजनिंग हुआ है। ये लीजिए बहन जी, आपकी साड़ी और आपके पति का शर्ट पूरे 60 रुपए हुए हैं। अरे बिंदिया बहन, अगर मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूं तो चलेगा। मेरे पति को फूड पॉइजनिंग हो गया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? देखिए, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप अपने पति का ख्याल रखिए। लेकिन फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ? मैं कुछ दिन अपने मायके गई थी, तभी हर रोज उस कामिनी ढाबे वाली का खाना खाते थे। हो न हो उस कामिनी के खाने में कुछ तो खराबी है। बिंदिया ये बात जाकर वसंत को बताती है और फिर वो दोनों चुपके से कामिनी के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो अगले दिन की तैयारी कर रही है और हानिकारक सामान से आटे, तेल, सब्जियों में मिलावट कर रही है। इसका मतलब हमारा शक सही था। इस ढाबे वाली के खाने में जो गड़बड़ थी वो यही थी। हाँ जी, ये खाने में हानिकारक पदार्थों से मिलावट करती है और सस्ते दाम में खाना बेचती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए और इस लालची ढाबे वाली का पूरा गांव के सामने पर्दाफाश करना चाहिए। वसंत और बिंदिया आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और वो सब मिलकर कामिनी के घर पर जाते हैं, जहां वो सब उसे रंगे हाथ मिलावट का सामान के साथ पकड़ लेते हैं। अरे तेरी वजह से आधा गांव बीमार हो चुका है और तुझे रत्ती भर का भी शर्मिंदगी नहीं है, निर्दयी लोभी औरत। हमें इस औरत को तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। मैं चुपचाप इस गांव से चली जाऊंगी, ताकि दूसरे गांव में जाकर इसी मिलावट के हथकंडे से उस गांव के लोगों की जान भी खतरे में डाल सको। तुम्हारा नकाब अब हट चुका है, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब तुम बचकर नहीं जा सकती। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस कामिनी को हथकड़ियों से पहनाकर अपने साथ ले जाती है। कामिनी को जेल की सजा होती है और उस दिन के बाद सभी गांव वाले फिर से वसंत के ढाबे के खाना को खाने लगते हैं। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती है। हमने अपने वसंत के ढाबे को छोड़कर उस लालची ढाबे वाली के सस्ते खाने को खाना सही समझा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट हमारा वसंत इज द बेस्ट। वसंत, तुम्हारा ढाबा ही इस गांव का आन बान शान है। और इस तरह वसंत का ढाबा फिर से अच्छी तरह चलने लगता है और वो आगे जाकर खूब सफलता प्राप्त करता है। कान्हा एक गरीब नौजवान होता है जिसके पिता इस दुनिया में नहीं होते। वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ सुलेखा व्हील चेयर पर ही रहती हैं क्योंकि वो पैरों से अपाहिज होती हैं। कान्हा एक ढाबे पर काम करता है जिसके मालिक का नाम बल्लू सिंह होता है। कान्हा के हाथ का स्वादिष्ट खाना सभी चटकारे लेते हुए खाते हैं और उसकी भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह कान्हा, ये रोटी सब्जी तो बढ़िया से भी बढ़कर है, एकदम लाजवाब। हाँ बल्लू सिंह, तुम्हारे ढाबे की आन बान और शान सिर्फ कान्हा है, क्योंकि पूरे गांव में इतनी स्वादिष्ट सब्जियां और रोटियां कहीं नहीं मिलती। कान्हा के सिर पर सच में कान्हा जी का आशीर्वाद है। हाँ, धन्यवाद भैया। चलो चलो, ग्राहकों से बातें कम और काम पर ध्यान ज्यादा, समझे ना? हाँ जी जी मालिक। बल्लू सिंह बहुत घमंडी होता है। वो कान्हा संग ठीक से पेश नहीं आता। जहां ग्राहक कान्हा के हाथ के लजीज खाने की तारीफें करते रहते हैं, वहीं बल्लू सिंह कान्हा को दिन रात ताने कसते रहता है और छोटी सी छोटी बात पर डांटता फटकारता रहता है। कान्हा अपनी माँ सुलेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वो ढाबे से घर आकर चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। ये लो माँ, आज आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने, मेथी आलू की सब्जी। ये लो, गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाओ। कान्हा, बेटा तो कितना अच्छा है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है। माँ, मुझ में जो भी अच्छाई है वो सब आपकी अच्छी परवरिश का प्रतिबिंब है।
एक दिन बल्लू सिंह को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसमें एक शादी में खाना भिजवाना होता है, वो भी 300 से 400 लोगों का। कान्हा सुबह से लेकर रात तक खाना बनाता है, लेकिन डिलीवरी करने के पहले ही उसे पैक्ड किया हुआ सारा खाना गलती से गिर जाता है, जिस कारण बल्लू सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है। ये तूने क्या कर दिया कान्हा? इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अरे अब मैं क्या करूंगा? मुझे मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया ये खाना मुझसे। अरे भूल चाहे गलती से हो या जाने अनजाने से, उसके कारण हुए नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? बता मुझे। बस बहुत हुआ तेरा नाटक, चल निकल जा यहां से। अब मैं तुझ पर और भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कहीं कोई काम भी नहीं मिलेगा। मैं ठहरा एक गरीब और मुझे तो सिर्फ खाना बनाना ही आता है। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। तुझ जैसे नुकसान करने वाले लोगों के लिए मेरे ढाबे में कोई जगह नहीं है, इसलिए पतली गली पकड़ और चला जा यहां से। बल्लू सिंह कान्हा को काम से निकाल देता है। बेचारा कान्हा अब काफी चिंताग्रस्त हो जाता है। वो कई जगह जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब मैं क्या करूंगा? कैसे संभालूंगा मैं माँ को? कैसे पूरे कर पाऊंगा माँ के सारे खर्चे? मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। कान्हा एक दिन अपने घर के पास एक पेड़ पर एक विज्ञापन देखता है जिसमें डिलीवरी बॉय के लिए जॉब वैकेंसी होती है। वो उधर जाता है और उसे रोज सुबह दूध और अखबार की डिलीवरी का काम मिल जाता है। रोज सुबह साइकिल लेकर वो लोगों के घरों में दूध और अखबार डिलीवर करने लगता है। दूध और अखबार पहुंचा दिया है, दूध और अखबार पहुंचा दिया है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। कान्हा को डिलीवरी के काम से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अब भी वो दिन भर खाली ही होता है। इसीलिए मन और तन की शांति के लिए अब वो हर शाम गांव की नदी के पास जाकर बैठने लगता है, जहां पर गांव के अमीर व्यापारी पुरुषोत्तम जिंदल की बेटी सुहानी भी अपनी सहेली के साथ आकर बैठा करती है और दोनों रोज यूं ही मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सुहानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे बस एक बात की चिंता है, और वो है तुम्हारे पापा यानी पुरुषोत्तम जिंदल जी। मुझे भी यही चिंता है, क्योंकि पापा ने मेरा रिश्ता उनके बिजनेस फ्रेंड आलोकनाथ के बेटे रॉकी से कराया है और मुझे रॉकी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ कान्हा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। सुहानी और कान्हा दोनों जब पुरुषोत्तम से अपने रिश्ते की बात करने जाते हैं, तभी वहां पर रॉकी भी होता है। देखो सुहासिनी बेटी, मैंने हमेशा से ये चाहा है कि तुम आलोकनाथ के बेटे रॉकी से शादी करो, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इस गरीब डिलीवरी बॉय से प्यार है। और नहीं तो क्या, तुम कहां और ये कहां? इतने गरीब और लो क्लास लड़के से कैसे प्यार हो सकता है तुम्हें सुहानी? सुहानी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। नहीं रॉकी, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हें 1% भी पसंद नहीं करती। पापा प्लीज कान्हा को एक मौका देकर देखिए, वो अपना प्यार साबित कर देगा। पापा, मेरी खुशी की खातिर प्लीज पापा। ठीक है बेटी, अगर बात तुम्हारी खुशियों की है तो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे रॉकी और कान्हा के प्यार का इम्तिहान लेना होगा। तुम दोनों 30 दिनों तक एक छोटे से छोटा बिजनेस चलाकर दिखाओ मुझे, और 30 दिनों के बाद मैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो बनेगा मेरी बेटी का दूल्हा। मैं रोज तुम दोनों के साथ तुम्हें देखने के लिए मौजूद रहूंगा। ठीक है पुरुषोत्तम अंकल। ठीक है अंकल जी। रॉकी और कान्हा दोनों अब आमने सामने ठेले लगा लेते हैं। एक तरफ रॉकी सैंडविच और पिज्जा बेच रहा होता है, तो दूसरी तरफ कान्हा रोटी सब्जी बेच रहा होता है। सैंडविच ले लो सैंडविच, पिज्जा ले लो पिज्जा, टेस्टी टेस्टी और दाम में एकदम किफायती। आइए आइए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी खाइए। ऐसा स्वाद आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। धीरे धीरे कान्हा के ठेले पर ज्यादा ग्राहकों की भीड़ जमने लगती है, जबकि रॉकी के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। ये देखकर रॉकी परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या? इस कान्हा के ठेले पर तो इतने सारे ग्राहक जा रहे हैं और मेरे ठेले पर सिर्फ इक्का दुक्का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नैया तो बहुत जल्द ही डूब जाएगी और सुहानी कान्हा की हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दिन बीतते जाते हैं और गुजरते दिनों के साथ कान्हा का रोटी सब्जी ठेला बहुत तेजी से चलता है, लेकिन रॉकी के ठेले पर कौवा तक नहीं आता। 30 दिन पूरे होने वाले होते हैं और तभी रॉकी कान्हा के ठेले के पास चुपके से जाता है और वो उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है। तभी उसे पुरुषोत्तम रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुम ये क्या कह रहे थे रॉकी?
तुम कान्हा के ठेले के ड्रॉर में से उसके पैसे चुरा रहे थे ताकि उसके पास तुम्हारे से भी कम पैसे हो। छी, लानत है तुम पर। वो अंकल एक्चुअली तुम्हें कुछ कहना है या समझाने की जरूरत नहीं रॉकी, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब हम सबके सामने आ गई है। अगर तुम सच्ची में मेरी बेटी से प्यार करते तो तुम भी जी जान से खून पसीना एक करके पैसा कमाते, लेकिन नहीं, तुमने सुहासिनी के लिए मेहनत छोड़कर आसान रास्ता अपनाना चाहा। कान्हा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चे अमीर तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अमीर है। तुम ही मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो और इस इम्तिहान के जरिए यह भी साबित हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कान्हा तुम्हें हमेशा हर हाल में खुशी रखेगा। सुहानी, हाँ पापा, मैं ये बात जानती हूँ और कान्हा के इसी बर्ताव के कारण मैं उससे प्यार करती हूँ। पुरुषोत्तम बहुत खुश हो जाता है। कान्हा और सुहानी की खुशी भी सातवें आसमान पर होती है और इस तरह कान्हा रोटी सब्जी बेचकर अपना प्यार साबित करता है और पुरुषोत्तम सुहानी और कान्हा की शादी कराता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।